नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज इस बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे जिस पल का इंतजार सभी को था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी है। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी मौजूद थे। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार में 7 तो झारखंड में 4 चरण में मतदान होंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। सिक्किम, ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। 26 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इस बार के आम चुनाव में देश भर में कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। 13 मई को चौथा चरण होगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। जबकि 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। 25 मई को छठा चरण होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 13 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि 12 राज्यों में महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़े भी जान लीजिए। देश भर में कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स हैं। 1 करोड़ 84 लाख नए मतदाता हैं। 20 से 29 साल के 19 करोड़ 74 लाख वोटर हैं। वहीं 80 साल उम्र के 1 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं, तो 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 2,38,000 वोटर हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश भर की विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग ने देश में 7 चरण में चुनाव करने की घोषणा की है। बिहार में सभी 7 चरण में वोटिंग होगी और बिहार की किस किस लोकसभा क्षेत्र में कब कब चुनाव होंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, we'll do it in 7 phases. और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार 3 ऐसे राज्य हैं जहां सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई शामिल है। दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया की लोकसभा सीटें होंगी। चौथे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। 5वें चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जिसमें
सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की लोकसभा सीटें हैं। छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। 7वें चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब बिहार की जनता 40 में से कितनी सीटें किस पार्टी को देती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते ही बीजेपी नेताओं ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने बिहार में सभी 40 सीटें पर एनडीए का जीत का दावा कर दिया है। जनता पार्टी चेहरे बढ़ती हर समय चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहता है और पूरा देश और बिहार का कार्यकर्ता तैयार है। बीजेपी बिहार में आप लोग 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका है क्या? हम 39 सीट पिछले बार जीते हैं एनडीए, इस बार 40 का 40 लेंगे और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आखिर कि दूसरे को वोट क्यों देगा? मोदी जी के प्रति जनता में मोदी जी के प्रति जनता के द्वारा आशीर्वाद दे दिया है और इसीलिए 40 होगा। मैं पूरी तरह स्वागत करते हैं और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व को शुरुआत कर दिया है। आज कार्यक्रम आए हैं, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। लोकतंत्र फिर से स्थापित हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। बिहार में आप लोगों ने करें सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ें कब तक हो जाएंगी? ये सब हो जाएगा। अब तो चुनाव प्रक्रिया आज शुरू हुआ है। पूरी तरह आप देखेंगे कि अगले एक सप्ताह के अंदर सारे पार्टी कौन कहाँ लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ले रहे हैं। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कम से कम क्या तय हुआ? ये तो पार्टी एनडी अभी राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता चल रहा है, जल्द इस पर आपको पता चलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने दावे करने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 7 चरण में बिहार में चुनाव का स्वागत किया है और एनडीए को राज्य में 40 की 40 सीट मिलने का दावा कर दिया है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बड़ी सोच समझ के साथ हम समझते हैं कि 110 दिन में चुनाव कराने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके जो निर्णय है उसके फैसलों को हम लोग स्वागत करते हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाएगा। हम लोग उनके चुनाव के उनके दक्षता पर कोई संदेह नहीं है, हम लोग कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ये तो चुनाव का निर्णय है और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि सभी जगह जो उन्होंने निर्णय लिया है 7 चरणों में चुनाव कराने का, शांतिपूर्वक चुनाव होगा और बहुत अच्छे ढंग से लोग मतदान करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी चुनाव की तारीखों का स्वागत कर दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी और उसके सभी सहयोगी दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार 40 की 40 सीट जीतेंगे। वहीं एनडीए में पशुपति पारस की नाराजगी के सवाल पर शाहनवाज ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जब घोषणा होती है तो ये 7 फेज में हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है और फिर से हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश वोट करेगा, इसके लिए पहले से देश तैयार है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग ठीक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पशुपति पारस की नाराजगी भी सामने आ रही है। मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, न मैं उसके लिए बोलने को अधिकृत हूँ। मुझे इतना पता है कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे।
और शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का पदभार संभाल लिया है। मंत्री केदार गुप्ता को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का पदभार संभालने के बाद केदार गुप्ता ने कहा कि वो विभाग के काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हमारे विभाग के पहले हमारे डिप्टी सीएम भी मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने खूब बढ़िया काम किया है और उस काम को हम और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मंत्री जमा खान ने भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पदभार संभाल लिया है। मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। दोबारा हमारे विश्वास के नेता ने डिसीजन लिया, मुझे डिपार्टमेंट में भेजा है। मुझे इस बात की खुशी है कि नेता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मेरे अधिकारी भी हमेशा लोग लगे रहते हैं। बगल में राइट साइड आप देख रहे हैं प्रधान सचिव साहब बैठे हुए हैं जो हमेशा मीटिंग करके कैसे क्या काम करना है, काम कैसे आगे बढ़ाना है, नेता जो कार्य कैसे जमीन को उतारना है, इसको लेकर लोग चिंतित रहते हैं। कुछ समय के लिए मैं नहीं था, फिर आज मुझे कार्यभार मिला है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो हमारे नेता की सोच है उस सोच को हम लोग काम करेंगे, मुताबिक काम करेंगे, जमीन में काम उतारेंगे। वहीं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शहर की समस्याएं और परेशानियां उन्हें मालूम है, उसे दूर करने के लिए विशेष काम करना है। शहर स्वच्छ और सड़क सुंदर हो, इस पर वो काम करेंगे। नहीं सर, थोड़ा सा इधर हो। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन की। उन्होंने कहा है कि शहर की बहुत सारी परेशानियां हैं और उन परेशानियों से वो वाकिफ है और उन परेशानियों का समाधान निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और पिछले समय से पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है। और मेरा अपना ध्येय भी यही है कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए जहां गांव की समृद्धि मायने रखती है, वहीं पर शहर की उन्नति भी मायने रखती है। तो समृद्ध गांव बने, उन्नत शहर बने, ये अपने आप में किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आरा से आपको बताएं, जहां एलए सुबह ईडी की टीम ने एक साथ जिले के 2 बड़े बालू कारोबारी के यहां दबिश दी है। दोनों कारोबारी के घर में छापेमारी हुई। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडीहा गांव में बड़े बालू कारोबारी पुंज कुमार सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। वहीं नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में बड़े बालू कारोबारी और ब्रॉडसन कमोडिटी के निदेशक कृष्ण मोहन सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं कैबिनेट ने पारा मेडिकल काउंसिल के गठन को मंजूरी मिलने पर पारा मेडिकल छात्र संगठनों ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पारा मेडिकल संगठन ने इसे छात्र आंदोलन की जीत बताई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले बिहार सरकार ने पैरामेडिकल छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। यानी कल जो कैबिनेट हुई है उसमें पैरामेडिकल काउंसिल गठन करने को लेकर सरकार ने स्वीकृति दे दी है, मुहर लगा दी है, जिसको लेकर देख सकते हैं तमाम जो छात्र संगठन के नेता हैं और पैरामेडिकल छात्र हैं वो अब जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं, कितनी उम्मीद थी आप लोगों को? हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हम लोग को जो नई सरकार की गठन हुआ है, हम लोग की मांग पूरा कर दिया जाएगा। और हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल की जरूरत है और ये सरकार
को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग पूरे बिहार से पैरा मेडिकल छात्र संघ जितना है छात्र एसोसिएशन के द्वारा बधाई देते हैं कि हम लोग का पैरा मेडिकल काउंसिल बिहार में गठन कर दिया गया है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी का और नितिन नवीन जी का और श्री मंगल पांडे जी का, और जो वर्तमान सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम युवा का बात सुने। सर, हम सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहेंगे कि ऐतिहासिक काम हुआ है। पहली बार बिहार में काउंसिल का गठन हुआ है। साथ ही हम कहेंगे जो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बनाया गया है, उनसे हाथ जोड़ विनती करेंगे कि सर अभी भी बिहार में लाखों पद रिक्त है और हम चाहेंगे कि सर जितना जल्द हो सके मिठाई खिला रहे हैं। परसों के पीड़ित छात्र हैं बिहार में, लाखों छात्रों के लिए पहली बार जो काउंसिल का गठन हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐतिहासिक काम हुआ। अन्य राज्यों में बना हुआ था सर, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, पहली बार आप लोगों के माध्यम से हुआ है। और एक लास्ट विनती करेंगे कि सर लाखों पद रिक्त है आज बिहार में, पैरामेडिकल छात्रों का, नर्सिंग के छात्रों का और फार्मेसी का, उसको भरा जाए सर। क्या नाम हुआ? आशुतोष नंदन। बिल्कुल, वर्षों से आंदोलन भी चल रहा था और बिहार में पहली बार एक तरह से समझिए पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया गया है, जिसको लेकर जो पैरामेडिकल छात्र हैं वो अब बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शुक्रवार को ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के खिलाड़ी और खेलों पर बिहार सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बेहतर करने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर दिया जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी का कहना है कि स्टेडियम को सबसे खूबसूरत बनाया जाएगा। देश में जितने भी स्टेडियम हैं उनकी अच्छी चीजों को यहाँ कॉपी की जाएगी। स्टेडियम का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार बिहार के खिलाड़ी और खेलों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें पटना के मोइनुल हक का कायाकल्प भी किया जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम जो एक वक्त अंतर्राष्ट्रीय मैचों का गवाह हुआ करता था, लेकिन अब मोइनुल हक स्टेडियम की हालत जर्जर हो गई है। कई तस्वीरों भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि कैसे मोइनुल हक स्टेडियम की जो वर्तमान स्थिति है वो जर्जर हो गई है। ना बैठने की समुचित जगह है और ना ही जब यहाँ मैच होता है तो आप स्कोर देख सकते हैं। जो स्कोर बोर्ड है वो पुराना है, लेकिन अब इसका कायाकल्प किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसमें मुहर लग गई है और बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को कायाकल्प करने के लिए बीसीसीआई को लीज पर ये मोइनुल हक स्टेडियम देने का फैसला किया है। यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अब मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके मद्देनजर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है, राकेश कुमार तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि इस स्टेडियम को ऐसा बनाया जाएगा कि लोग कहेंगे कि बिहार का स्टेडियम वाकई बहुत खूबसूरत है। जितने भी देश में क्रिकेट स्टेडियम हैं उनको कॉपी की जाएगी। जो उनका सबसे बेहतर पार्ट होगा उसे मोइनुल हक स्टेडियम में उस पार्ट को बनाने की कोशिश की जाएगी। जो पुराना यहाँ स्कोर बोर्ड है उसे भी हटाया जाएगा। नई तस्वीर मोइनुल हक स्टेडियम में नजर आएगी। यानी जो खिलाड़ी मोइनुल हक स्टेडियम में मैच खेलते हैं अब उन्हें एक नई स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। बिहार सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर मोइनुल हक देने का फैसला किया है। लेटर भी सौंप दिया गया है और बहुत ही जल्द बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इस मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कैबिनेट के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। किसे कौन सा विभाग मिला है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले विभाग गृह सामान्य प्रशासन समाज कल्याण विभाग मदन सहनी को दिया गया है। परिवहन विभाग शीला कुमारी, इसके साथ ही अलग अलग विभागों का बंटवारा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा बनाए गए। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज बनाए गए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले भी इन्हीं मंत्रियों पर नीतीश सरकार ने भरोसा जताया था और एक बार फिर से खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री लेसी सिंह बनी है। ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शीला कुमारी परिवहन विभाग बने हैं। भवन निर्माण मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग की जानकारी हमने आपको दी।
इसके साथ ही महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने। विजय चौधरी जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। संसदीय कार्य विभाग विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा योजना एवं विकास मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री चुने गए हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। संतोष सुमन IT लघु जल संसाधन आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए। सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के मंत्री बनाए गए हैं। तो काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। सम्राट चौधरी वित्त वाणिज्य कर, विजय कुमार सिन्हा की बात कर ली तो वो पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। तो लगातार